इस वीडियो में हम आपको 11 शक्तिशाली रणनीतियां दिखाएंगे जिनका उपयोग बुद्धिमान लोग विषाक्त लोगों से निपटने के लिए करते हैं। एक पल के लिए इस स्थिति की कल्पना करें। यह एक धूप वाली सुबह है। आप खिड़की खोलें और नए दिन को अंदर आने दें। जब आप कॉफी बना रहे होते हैं, फोन बजता है। यह वह व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं। आप अपने हाल के अनुभवों को साझा करना शुरू करते हैं, लेकिन सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बजाय आप केवल आलोचना ही सुनते हैं। उसके शब्द आपकी शांति में एक कष्टप्रद शोर की तरह फूटते हैं, जो आपकी शांति को तोड़ देता है। इस तरह की स्थितियां हमारा दिन आसानी से बर्बाद कर सकती हैं। जहरीले लोगों से निपटना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। क्या आपने महसूस किया है कि कभी-कभी एक नकारात्मक टिप्पणी हमारे दिमाग में दर्जनों तारीफों से ज्यादा भारी हो सकती है? यह सफेद शर्ट पर एक दाग की तरह है। इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। मुख्य बात यह है कि उस दाग को पहचानें और निर्णय लें कि यह आपका दिन बर्बाद नहीं करेगा। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पाले रखना जलते कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ने के समान है। तुम ही हो जो जलते हो। कुंजी आत्मचिंतन और यह समझना है कि वे नकारात्मक बातचीत दूसरे व्यक्ति की समस्याओं का प्रतिबिंब है, आपकी नहीं। इससे पहले कि हम वीडियो के मुख्य भाग में जाएं, अपने आप से यह प्रश्न पूछें, मैं कितनी बार दूसरों की नकारात्मकता को अपने दिन या अपने मूल्य को परिभाषित करने की अनुमति देता हूं? अपना उत्तर हमें टिप्पणियों में दें। आइए उन 11 शक्तिशाली तरीकों से शुरुआत करें जिनका उपयोग बुद्धिमान लोग जहरीले लोगों से निपटने के लिए करते हैं। नंबर 1, झूठी सौहार्दता का पता लगाएं। कल्पना करें कि आप दोस्तों के साथ एक बैठक में हैं और उनमें से एक मित्रतापूर्ण प्रतीत होता है, आपकी उपलब्धियों की प्रशंसा करना शुरू कर देता है। हालांकि उनकी बातें खोखली लगती हैं। मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती और तारीफ कुछ हद तक मजबूर लगती है। आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, जैसे कि आप एक थिएटर में हैं जहां सब कुछ सिर्फ एक प्रदर्शन है। झूठी मित्रता एक ऐसा जाल है जो अगर आप सावधान न रहें तो जल्द ही संघर्ष में बदल सकती है। जैसा कि बुद्ध ने कहा, मौन कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर होता है। झूठी सौहार्द की अवधारणा को समझना विषाक्त लोगों के खिलाफ आपकी सुरक्षा हो सकती है। मुख्य बात यह पहचानना है कि जब कोई आपके पक्ष में होने का दिखावा कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसके पास छिपे हुए एजेंडे हैं। जब कोई मुस्कुराकर बोलता है, लेकिन उसकी आंखें ठंडी रहती हैं, या उसके हाव भाव उसकी बातों से मेल नहीं खाते, तो यह संकेत है कि कुछ ठीक नहीं है। अध्ययनों से पता चलता है कि शारीरिक भाषा किसी व्यक्ति की सच्ची भावनाओं को प्रकट कर सकती है। जाने माने मनोवैज्ञानिक और माइक्रो एक्सप्रेशन के विशेषज्ञ डॉक्टर पॉल एकमैन बताते हैं कि प्रामाणिक भावनाएं आम तौर पर नियंत्रित अभिव्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित होने से पहले केवल 1 सेकंड के एक अंश के लिए चेहरे पर दिखाई देती हैं। इसलिए यदि आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति केवल अपने मुंह से मुस्कुराता है, अपनी आंखों से नहीं, तो आप झूठी सौहार्दपूर्णता का सामना कर रहे हैं। पारस्परिक मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि जो लोग हमें हेरफेर करने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर हम पर लाभ पाने के लिए झूठी गर्मजोशी का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि डेल कार्नेगी ने अपनी पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बताया है, लोग चापलूसी को हेरफेर के उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। जब आप इस व्यवहार को नोटिस करते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका तटस्थ रहना और भावनात्मक रूप से शामिल होना बंद करना है। झूठी सौहार्दपूर्णता सामाजिक हेरफेर का एक रूप है जिससे रिश्तों में विश्वास और सुरक्षा की हानि हो सकती है। यदि आप झूठी सौहार्दपूर्णता पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, तो आप जोड़ तोड़ वाले खेल में फंसने का जोखिम उठाते हैं।
जैसा कि महान आध्यात्मिक गुरु एकहार्ट टोले ने कहा था, रिश्ते किसी पूर्ण व्यक्ति के साथ होने के बारे में नहीं है, बल्कि किसी प्रामाणिक व्यक्ति के साथ होने के बारे में है। झूठे इरादे आपके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे तनाव और अनिश्चितता पैदा हो सकती है। मैरीलैंड विश्वविद्यालय के डॉक्टर लीन सेयर द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पर विषाक्त संबंधों के प्रभाव पर किए गए अध्ययन से पता चला है कि जोड़-तोड़ वाले रिश्तों से संबंधित लंबे समय तक तनाव, अवसाद और चिंता का कारण बन सकता है। इसलिए झूठी सौहार्द का पता लगाने के लिए ध्यान और अवलोकन की आवश्यकता होती है। शब्दों और हाव भाव, आवाज के लहजे और चेहरे के भाव के बीच सामंजस्य पर ध्यान दें। यदि कोई चीज आपको अप्रामाणिक लगती है, तो अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। इस प्रकार के हेरफेर का पता लगाने से आप इस बारे में सचेत निर्णय ले सकते हैं कि आप किसे अपने जीवन में आने देते हैं। समकालीन आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु कहते हैं, आपका जीवन ही आपकी जगह है, इसे किसी पवित्र चीज की तरह सुरक्षित रखें। नंबर 2, अनावश्यक चर्चा से बचें। कल्पना कीजिए कि आप एक पारिवारिक रात्रिभोज पर हैं और अचानक आपके परिवार का कोई व्यक्ति आपके जीवन के फैसलों पर हमला करना शुरू कर देता है, आपकी पसंद की आलोचना करता है और आपको बहस करने के लिए उकसाता है। आपको लगता है कि आपके अंदर हताशा बढ़ने लगी है, जैसे कि आप विस्फोट करने वाले हैं, एक केतली की तरह जो सीटी बजाने वाली है। अपनी लड़ाइयां बुद्धिमानी से चुनें। यह सलाह उतनी ही पुरानी है, लेकिन यह आज की दुनिया से अधिक प्रासंगिक कभी नहीं रही, जहां हर बातचीत एक खदान की तरह महसूस हो सकती है। जब आप जहरीले लोगों से निपटते हैं, तो यह अशांत समुद्र में नौकायन करने जैसा होता है। आप कभी नहीं जानते कि अगली लहर कब आएगी। यहाँ कुंजी आपके सामने आने वाली हर लहर से लड़ना नहीं है, बल्कि कुशलतापूर्वक उनके बीच नेविगेट करना और यह तय करना है कि कौन सी लहर का सामना करने लायक है। दलाई लामा ने एक बार कहा था, कभी कभी चुप्पी सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया होती है। जब विषैले लोग अपनी नकारात्मकता आपकी ओर निर्देशित करते हैं, तो वे अक्सर प्रतिक्रिया की तलाश में रहते हैं, कोई संकेत कि उनके शब्दों ने आप पर किसी तरह का प्रभाव डाला है। इसमें शामिल न होने का चयन करके आप समस्या को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि विषाक्त लोगों को अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करने देने का विकल्प चुन रहे हैं। आपकी ऊर्जा बहुमूल्य है। इसका उपयोग उन लड़ाइयों में करें जो वास्तव में मायने रखती हैं। बहस करके या उन्हें समझाने की कोशिश करके विषाक्त व्यवहार को बदलने की कोशिश के जाल से सावधान रहें। यह आग में घी डालने जैसा है, यह केवल आग को भड़काता है। इसके बजाय विचारशील प्रश्न पूछें, जो उन्हें स्थिति को एक अलग दृष्टिकोण से देखने के लिए आमंत्रित करें। यह टकराव से बातचीत की ओर बढ़ने के बारे में है। मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय की डॉक्टर सुसान क्रॉसव-हिटबर्न स्वस्थ सीमाएं स्थापित करने और उकसावे की स्थिति में शांत रहने के महत्व पर जोर देती हैं। यह दृष्टिकोण हमेशा काम नहीं करेगा, और यह ठीक है। लक्ष्य हर लड़ाई जीतना नहीं है, बल्कि अपनी शांति और गरिमा बनाए रखना है। युद्ध के मैदान में सहानुभूति आपकी ढाल है और धैर्य आपकी तलवार है। यह समझने की कोशिश करना कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनसे सहमत हैं या उनके व्यवहार को स्वीकार करते हैं। इसका मतलब है कि आप स्थिति को व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखने के लिए पर्याप्त मजबूत और बुद्धिमान हैं। याद रखें, प्रत्येक व्यक्ति अपनी लड़ाई स्वयं लड़ता है। धैर्य का अभ्यास करके आप खुद को प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रतिक्रिया देने के लिए समय देते हैं। यह आपको कमजोर नहीं, बल्कि बुद्धिमान बनाता है। अब मैं आपको उन परिस्थितियों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, जिनमें आपने अपने जीवन में कठिन लोगों का सामना किया है। क्या आप दूसरों के व्यवहार में कोई दोहराव वाला पैटर्न देखते हैं?
क्या आप अक्सर खुद को ऐसी लड़ाइयों में उलझा हुआ पाते हैं जो वास्तव में आपके समय के लायक नहीं है? याद रखें, बुद्धिमान होने का मतलब असंवेदनशील होना नहीं है, बल्कि भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने देना है। यह चुनने के बारे में है कि अपनी ऊर्जा को कहां निर्देशित किया जाए, यह जानते हुए कि हर लड़ाई आपकी भागीदारी के लायक नहीं है। अगली बार जब आपका सामना किसी संभावित तर्क से हो, तो एक कदम पीछे हटें, गहरी सांस लें और अपने आप से पूछें, क्या यह वास्तव में मेरी शांति का त्याग करने लायक है? नंबर 3, क्षमा और स्मृति। कल्पना करें कि किसी पारिवारिक उत्सव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा आपको परेशान करता है, आलोचना करता है और आपको मानसिक रूप से थका देता है। इन स्थितियों में विषैले लोगों से निपटने के लिए क्षमा और स्मृति की आवश्यकता होती है। दलाई लामा ने कहा कि क्षमा करने का मतलब भूलना नहीं है, इसका मतलब है क्रोध और दर्द को दूर करना। क्षमा आपको आक्रोश से मुक्त करती है, जिससे आप नकारात्मक भावनाओं से ऊपर उठ पाते हैं, जबकि स्मृति आपको उन लोगों से बचने की याद दिलाती है जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। जब आप उस व्यक्ति को देखें, तो निराश होने के बजाय शांति और समझ की कल्पना करें। उसे क्रोध के बजाय करुणा से देखें, क्योंकि उसके शब्द उसके अंदर का प्रतिबिंब मात्र हैं। क्षमा अशांत समुद्र में पतवार की तरह है और स्मृति वह मानचित्र है जो आपको खतरों से बचने में मदद करती है। हर बार जब आप माफ कर देते हैं, तो आप मजबूत हो जाते हैं और याददाश्त आपको वही गलतियां न दोहराने में मदद करती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक फ्रेड लास्किन कहते हैं कि क्षमा करने से भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, तनाव कम होता है, सेहत में सुधार होता है और आपको नियंत्रण की भावना मिलती है। जो लोग क्षमा करना जानते हैं, वे अपने जीवन से अधिक संतुष्ट होते हैं और उनके रिश्ते बेहतर होते हैं। क्षमा का अर्थ आहत करने वाले व्यवहार को भूल जाना या स्वीकार करना नहीं है। पिछले अनुभव ऐसे सबक हैं जो आपको सुरक्षित जल की ओर मार्गदर्शन करते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि भविष्य में क्या नहीं करना चाहिए। क्षमा आंतरिक शक्ति के एक कार्य के रूप में व्यक्तिगत लाभ लाती है, जो आपको नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त होने और अपनी आंतरिक शांति वापस पाने में मदद करती है। दूसरी ओर, स्मृति आपको दोबारा चोट लगने से बचाती है। एक क्षण के लिए विचार करें, आपके जीवन में कौन सितारे की तरह चमकता है और आपको किससे दूर रहना चाहिए? आप वास्तव में किसके साथ रहते हुए ऐसा महसूस करते हैं और कौन आपसे बार बार वह महत्वपूर्ण ऊर्जा चुराता है? क्षमा को पतवार के रूप में और स्मृति को कंपास के रूप में उपयोग करें। इस प्रकार भविष्य की गलतियों से बचें। अंक 4, आत्मजागरूकता। कल्पना करें कि आप काम पर एक लंबे दिन के बाद घर आते हैं और आपको किसी परिचित से एक संदेश मिलता है जिसके पास कहने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नकारात्मक होता है। उनके शब्द आपके दिन के सकारात्मक अनुभवों पर आपकी पसंदीदा शर्ट पर लगे दाग की तरह छा जाते हैं। इस प्रकार की स्थितियों से निपटने की कुंजी आत्मजागरूकता है। बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलेमैन का मानना है कि आत्मजागरूकता भावनात्मक बुद्धिमत्ता का आधार है और यह भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करती है। जब आप अपने जीवन में किसी विषैले व्यक्ति से मिलते हैं, तो उसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। जहरीले लोग धुएं की तरह नकारात्मकता फैलाते हैं, लेकिन आत्मजागरूकता आपके व्यक्तिगत फिल्टर की तरह है। अपनी शारीरिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं, तेज दिल की धड़कन, बंद मुट्ठियों पर ध्यान दें। ये संकेत हैं कि कोई आपके संवेदनशील स्थानों को छू रहा है। जब आप इन संकेतों को देखें, तो हमेशा अपने आप से पूछें कि वास्तव में मुझे इस बारे में क्या चिंता है। अक्सर समस्या हमारी अपनी असुरक्षाओं में निहित होती है।
इन प्रतिक्रियाओं को सचेत रूप से पहचानने से आप उचित दूरी बनाए रख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में तनाव न्यूनीकरण क्लिनिक के निर्माता जॉन काबर्टजिन द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि माइंडफुलनेस का अभ्यास कठिन भावनाओं को प्रबंधित करने में मदद करता है। नियमित ध्यान आपको अपने बारे में गहरी समझ प्रदान करता है, जो विषाक्त लोगों से निपटने में महत्वपूर्ण है। सचेत प्रतिक्रिया हमें नकारात्मकता के चक्र में फंसने से रोकती है। प्रतिक्रिया करने के बजाय प्रतिक्रिया देने का चयन करने से हमारी आंतरिक शक्ति मजबूत होती है। यह शक्ति और संतुलन की स्थिति से भावनात्मक ताकत बनाने जैसा है। यह नकारात्मकता को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे हमारे कार्यों को परिभाषित करने की अनुमति दिए बिना इसे पहचानने के बारे में है। यह चुनौती हमें मजबूत बनाती है और हमें किसी भी नकारात्मक प्रभाव के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाती है। संख्या 5, सीमा निर्धारित करें। कल्पना करें कि हर दिन काम पर आपको एक ऐसे सहकर्मी के साथ रहना पड़ता है जो आपकी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करते हुए लगातार आप पर अपने कार्यों का बोझ डालता है। आपके अंदर निराशा और तनाव पैदा होने लगता है, लेकिन आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बजाय अधिक से अधिक काम में लग जाते हैं। स्थापित सीमाओं के अभाव से थकान होती है और आपके जीवन पर नियंत्रण खो जाता है। सीमाएं निर्धारित करना आत्मरक्षा और आत्मकरुणा का कार्य है। सीमाओं को परिभाषित करने का अर्थ है सचेत रूप से ऐसी रेखाएं खींचना जो हमारी ऊर्जा और हमारी शांति की रक्षा करती हैं। जहरीले लोग अक्सर उनसे छेड़छाड़ करते हैं, आलोचना करते हैं और हम पर दबाव डालते हैं। ना कहना सीखना और अपनी जरूरतों को मुखरता से बताना जरूरी है। यह आसान नहीं है, लेकिन संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। जब कोई आपकी सीमाओं को पार करता है, तो आपको दृढ़ता से लेकिन सम्मानपूर्वक कार्य करना चाहिए। स्पष्ट रूप से व्यक्त करें कि आपको क्या चिंता है और क्यों। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, मैं इसकी सराहना करता हूं कि आपने मुझ पर भरोसा किया, लेकिन मेरे अपने कार्य और उन्हें पूरा करने की समय सीमाएं हैं। मैं फिलहाल कोई और काम स्वीकार करने में असमर्थ हूं। भावनात्मक हेरफेर में पड़े बिना शांति से और निर्णायक रूप से बोलना महत्वपूर्ण है। महान आध्यात्मिक गुरु एकहार्ट टोले कहते हैं, सीमाएं तय करने का मतलब है कि आप खुद से इतना प्यार करते हैं कि उन लोगों को ना कह सके जो आपकी शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिक भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि सीमाएं निर्धारित करना मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी है। जर्नल ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ साइकोलॉजी में प्रकाशित अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग काम पर लगातार सीमाएं तय करते हैं, उन्हें कम तनाव और अधिक जीवन संतुष्टि का अनुभव होता है। सीमाओं के अभाव से दीर्घकालिक तनाव, जलन और स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। मनोवैज्ञानिक हेनरी क्लाउड ने अपनी पुस्तक बाउंड्रीज, व्हेन टू से यस, हाउ टू से नॉट टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ में इस बात पर जोर दिया है कि स्वस्थ कामकाज और कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने के लिए सीमाएं आवश्यक हैं। यदि आप सीमाएं निर्धारित नहीं करते हैं, तो जहरीले लोग आपकी दयालुता और कर्तव्य की भावना का फायदा उठाते रहेंगे, जिससे तनाव, हताशा और जलन बढ़ सकती है। यह काम पर और आपके निजी जीवन दोनों में दूसरों के साथ आपके रिश्तों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। भावनात्मक स्थिरता में संघर्षों को स्वस्थ और संतुलित तरीके से प्रबंधित करने की क्षमता शामिल है। अगली बार जब आप अपने आप को किसी कठिन परिस्थिति में पाएं, तो याद रखें कि आप अपनी शांति के वास्तुकार हैं। उस शांति को दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के साथ बनाएं और जहरीले लोग आपके संतुलन को बिगाड़ नहीं पाएंगे। अंक 6, भावनात्मक स्थिरता। कल्पना करें कि आप दोस्तों के साथ बैठक में हैं और उनमें से एक हमेशा दूसरे की आलोचना करता है। इस बार वह आपकी गलतियों की ओर इशारा करते हुए अपना ध्यान आप पर केंद्रित करने का फैसला करता है।
आप बढ़ते तनाव और गुस्से को महसूस करते हैं। ये स्थितियां आपका संतुलन बिगाड़ सकती हैं, लेकिन इनसे निपटने का एक तरीका है भावनात्मक स्थिरता, जिसे जैन प्रथाओं के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। जैन बौद्ध धर्म में बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना मन और भावनाओं का संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत तलाशो। इसका मतलब यह है कि आपके आसपास की घटनाएं चाहे कितनी भी अशांत क्यों न हो, आपकी भावनात्मक स्थिरता आपका व्यक्तिगत आधार बनी रहती है। संख्या 7, सचेतनता का अभ्यास करें। विषाक्तता के सामने हमें दूसरों की नकारात्मक भावनाओं को अपने व्यवहार को प्रभावित करने की अनुमति देने के बजाय अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरों में विषाक्त व्यवहार को पहचानना भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने के लिए पहला कदम है। ये लोग अक्सर आलोचना करते हैं, हेरफेर करते हैं और अपमानित करते हैं, जिससे हमें नकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं। इन पैटर्नों को पहचानना सीखें और समझें कि उनका लक्ष्य आप में नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भड़काना है। वे आपको अपने ऊर्जावान स्तर तक कम करना चाहते हैं, क्योंकि आपके उच्च कंपन उनके साथ प्रतिध्वनित नहीं होते हैं, जिसके कारण उन्हें अपनी खामियों पर ध्यान देना शुरू हो जाता है। जब आप इस व्यवहार को नोटिस करें तो क्या करें? सचेतनता का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस एक प्रभावी तकनीक है जो आपको शांत और भावनात्मक दूरी बनाए रखने की अनुमति देती है। तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय एक कदम पीछे हटें, गहरी सांस लें और अपनी भावनाओं को आके बिना उनका निरीक्षण करें। जैसा कि दलाई लामा कहते हैं, सचेतनता उन लोगों की मित्र है जो जीवन में शुद्ध हृदय के साथ चलते हैं। वैज्ञानिकों ने माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लाभों की पुष्टि की है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में किए गए शोध से पता चला है कि नियमित माइंडफुलनेस अभ्यास से तनाव कम होता है, एकाग्रता में सुधार होता है और खुशी की भावना बढ़ती है। जब हम अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं, तो हम विषाक्त लोगों को हमें अस्थिर करने की अनुमति देने के बजाय अपनी प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। यदि हम सचेत होकर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो हम स्वयं विषाक्त होने का जोखिम उठाते हैं। समय के साथ हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं और हम भावनात्मक थकावट का अनुभव कर सकते हैं। भावनात्मक स्थिरता का मतलब समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि उन्हें शांत और संतुलित तरीके से संभालने में सक्षम होना है। संक्षेप में, विषाक्त लोगों से निपटने के लिए भावनात्मक स्थिरता महत्वपूर्ण है। सचेतनता का अभ्यास करना और बौद्ध शिक्षाओं को समझना हमारी आंतरिक शांति की रक्षा करने में मदद कर सकता है। अगली बार जब आप अपने आप को किसी कठिन परिस्थिति में पाएं, तो याद रखें कि आप अपनी शांति के वास्तुकार हैं। अंक 7, ऊर्जा बुद्धि। कल्पना कीजिए कि आप दोस्तों के साथ एक अच्छा दिन बिता रहे हैं और अचानक कोई व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है और उसका नकारात्मक रवैया पूरे माहौल को खराब कर देता है। यह व्यक्ति तनाव और असुविधा का परिचय देता है, जिसे संभालना मुश्किल हो सकता है। ये क्षण हमारी ऊर्जावान बुद्धि की परीक्षा है। ऊर्जा बुद्धिमत्ता स्वयं को नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए सचेत रूप से हमारी ऊर्जा का प्रबंधन करने की क्षमता है। कैसे पहचाने कि कोई हमारी ऊर्जा खत्म कर रहा है? ये लोग लगातार शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं, संघर्ष भड़काते हैं या भावनाओं में हेरफेर करते हैं। यदि आप देखते हैं कि किसी के साथ रहने से आप थके हुए, तनावग्रस्त या हतोत्साहित हो जाते हैं, तो यह एक संकेत है कि आपको अपनी ऊर्जावान सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जब आप इस व्यवहार को पहचानें तो क्या करें? सबसे पहले, तुरंत भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया न करें। इसके बजाय यह समझने की कोशिश करें कि वह नकारात्मक ऊर्जा कहां से आ रही है। इन क्षणों के दौरान सांस लेने की तकनीक,
ध्यान का अभ्यास करें या कुछ क्षण चिंतन के लिए निकालें। कभी कभी सबसे अच्छा समाधान संपर्क सीमित करना या खुद को स्थिति से दूर करना है। अध्ययनों से पता चलता है कि विषाक्त संबंधों के कारण होने वाला दीर्घकालिक तनाव उच्च रक्तचाप, अवसाद या चिंता जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। डॉक्टर सुसान क्रॉस व्हिटबर्न जैसे मनोवैज्ञानिक इस बात पर जोर देते हैं कि स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना और अपनी जरूरतों के बारे में जागरूक होना भलाई बनाए रखने की कुंजी है। यदि हम प्रतिक्रिया नहीं देते हैं और दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा को हम पर प्रभाव डालने की अनुमति नहीं देते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शांति और संतुलन खो सकते हैं, जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को खराब कर सकता है और हमारे रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए विषाक्त व्यवहारों को पहचानना और हमारी ऊर्जा की रक्षा के लिए सक्रिय कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। ऊर्जा बुद्धिमत्ता में न केवल आत्मनियंत्रण शामिल है, बल्कि हमारी भावनात्मक स्थिरता और कल्याण को बनाए रखने के लिए हमारी ऊर्जा को प्रबंधित और समायोजित करने की क्षमता भी शामिल है। नंबर 8, उद्देश्यों पर ध्यान दें। कल्पना कीजिए कि आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, एक नया कौशल सीख रहे हैं या उस शारीरिक आकार का पीछा कर रहे हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। आप आत्मविश्वासी और प्रेरित महसूस करते हैं। अचानक ऐसे लोग या परिस्थितियां सामने आती हैं जो आपके उत्साह को कम कर देती हैं, जैसे एक भारी बादल जो सूरज को अस्पष्ट कर देता है। जब विषैले लोगों का सामना हो तो याद रखें कि हम दूसरों को तुरंत नहीं बदल सकते, लेकिन हम उनके परेशान करने वाले व्यवहार के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। बौद्ध धर्म हमें सचेतनता और आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। एक तूफान के दौरान ध्यान करने की कल्पना करें। तूफान नहीं रुकता, लेकिन यह आपको अपने भीतर शांति पाने की अनुमति देता है। यह उस लचीलेपन का एक रूपक है जिसकी हमें आवश्यकता है। जब संदेह का सामना करना पड़े तो दूसरों को अपना दृष्टिकोण समझाने में ऊर्जा बर्बाद न करें। इसके बजाय आत्मज्ञान के लिए अपने स्वयं के मार्ग को महत्व दें। मुस्कुराएं, सिर हिलाएं और आगे बढ़ें। निष्कर्ष लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अर्थ है रास्ते में आने वाली विकर्षणों और बाधाओं के बावजूद अपनी आकांक्षाओं में स्थिर रहना। दूसरों की नकारात्मकता को अपना ध्यान न भटकाने दे या अपनी प्रेरणा को कम न करने दे। अपनी भलाई की रक्षा के लिए ऊर्जा बुद्धिमत्ता का उपयोग करें और अपनी ऊर्जा को उस ओर निर्देशित करें जो वास्तव में मायने रखती है। जैसे जैसे आप अपने पथ पर आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि आंतरिक संतुलन और दृढ़ संकल्प आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने और आपके जीवन में शांति बनाए रखने के लिए आपके सबसे अच्छे सहयोगी हैं। आपके लक्ष्य दूसरों की नकारात्मक राय से अधिक महत्वपूर्ण हैं। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें, प्रक्रिया का आनंद लें और नकारात्मकता को पृष्ठभूमि में केवल एक फुसफुसाहट बनकर रह जाने दें। आप अपने पथ के एकमात्र नाविक हैं। नंबर 9, समर्थन मांगे। कल्पना करें कि आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हर कदम पर निराशा का कारण बनता है। ऐसे लोगों की उपस्थिति भारी तूफानी बादल की तरह होती है और शांत रहने की आपकी कोशिशें गुस्से और हताशा को और गहरा कर देती हैं। यह धैर्य और आंतरिक संतुलन की सच्ची परीक्षा है। ऐसे समय में समर्थन मांगना कमजोरी की नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी है। जैसे मोमबत्ती अंधकार को दूर कर देती है, वैसे ही किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जो हमें समझता है, नए रास्ते रोशन कर सकता है। ये लोग हमें ताकत देते हैं, हमें हमारी आंतरिक शक्ति की याद दिलाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक गुरु बहुमूल्य सलाह दे रहा है। उस तरह का समर्थन आपको विषाक्तता के पानी से शानदार ढंग से पार पाने में मदद करता है। स्थिति को दूर से देखने पर हम उसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। यह वैकल्पिक मार्गों को खोजने के लिए मानचित्र पर जूम आउट करने जैसा है।
समर्थन मांगने से हमें अपने मूल्यों के अनुसार अपनी प्रतिक्रियाओं को प्रतिबिंबित करने और चुनने का अवसर मिलता है। कठिन लोगों के साथ अपनी मुलाकातों को याद रखें। आपने उन्हें कैसे संभाला है? क्या आपने अकेले उनका सामना करने की कोशिश की या आपने समर्थन मांगा? बौद्ध धर्म में यह जानना महत्वपूर्ण है कि जीवन के पथ पर अधिक आसानी से चलने के लिए दूसरों के ज्ञान का उपयोग कब और कैसे करना है। समर्थन मांगकर हम अपनी आंतरिक शांति की रक्षा करते हुए जहरीले लोगों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। नंबर 10, नकारात्मक आंतरिक एकालाप पर नियंत्रण रखें। क्या आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने शांत झील में फेंके गए पत्थर की तरह आपकी हर खुशी बर्बाद कर दी हो? हम सब उसे जानते हैं। उन स्थितियों में हम जिस तरह से खुद से बात करते हैं वह हमारी ताकत या कमजोरी हो सकती है। अपने दिमाग को एक पुस्तकालय के रूप में और प्रत्येक विचार को एक पुस्तक के रूप में कल्पना करें। सकारात्मक विचार सावधानीपूर्वक चुनी गई उत्कृष्ट कृतियां हैं जो आपके संग्रह को समृद्ध बनाती हैं, जबकि नकारात्मक विचार अवांछित वस्तुएं हैं जो केवल अलमारियों को भरती हैं। हालांकि हम हमेशा विषैले लोगों से बच नहीं सकते, बौद्ध ज्ञान यहाँ काम आता है। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, आप लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप तैरना सीख सकते हैं। अपने आंतरिक एकालाप को नियंत्रण में रखना महत्वपूर्ण है। यह पूछने के बजाय कि ऐसा दोबारा क्यों होता है, अपने आप से पूछें कि आप इस अनुभव के माध्यम से कैसे मजबूत बन सकते हैं। यह दृष्टिकोण लचीलापन, सहानुभूति और साहस विकसित करता है। इस मामले में भावनात्मक दूरी भी मददगार है। नकारात्मक टिप्पणियों को तीर के रूप में कल्पना करें। यदि आपका स्वाभिमान आपकी ढाल है तो तीर आपको चोट नहीं पहुंचा सकते। ये तीर आपको केवल तभी चोट पहुंचा सकते हैं यदि आप उन्हें अनुमति दें। इस पर विचार करें कि आप कितनी बार नकारात्मकता को अपने आंतरिक एकालाप को प्रभावित करने की अनुमति देते हैं। इसे नियंत्रित करने का मतलब दीवारें खड़ी करना नहीं है, बल्कि अपनी कीमत और ताकत को समझना है। अपने आंतरिक एकालाप को नियंत्रित करना यह तय करने की क्षमता है कि आप वास्तव में अपने दिमाग में क्या आने देते हैं। आपकी शांति सबसे महत्वपूर्ण चीज है और जहरीले लोग आपके जीवन में जगह पाने के लायक नहीं है। नकारात्मक एकालाप को नियंत्रित करने से आपको बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना शांत और संतुलित रहने में मदद मिलती है। नंबर 11, फोकस। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कार्यालय में हैं जहां आपको प्रतिदिन एक ऐसे सहकर्मी के साथ सहयोग करना पड़ता है जो लगातार शिकायत करता है, आलोचना करता है और आपके विचारों पर सवाल उठाता है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप जमीन से ऊपर लटकी हुई रस्सी पर चल रहे हैं, प्रत्येक कदम सावधानी से उठा रहे हैं, क्योंकि रस्सी पर प्रत्येक ठोकर गिरने का कारण बन सकती है। जैसे आपकी प्रत्येक प्रतिक्रिया आपके सहकर्मी के साथ संघर्ष का कारण बन सकती है। आपके आसपास की हवा नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। ऐसी स्थितियों में जैन सिद्धांतों पर आधारित समाधानोन्मुख दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। इस तरह आप फिर से निराश होने के बजाय विषाक्त बातचीत को व्यक्तिगत विकास और भावनात्मक विकास के अवसरों में बदल देते हैं। जैसा कि थिच नहत हान कहते हैं, यदि आप नकारात्मकता पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप वर्तमान में पूरी तरह से नहीं रह सकते। जब आप जैन शिक्षाओं के परिप्रेक्ष्य से विषाक्त लोगों से संपर्क करते हैं तो आप प्रत्येक बातचीत को धैर्य, सहानुभूति और शांति का अभ्यास करने के अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं। किसी के विषाक्त व्यवहार पर ध्यान देने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है, जो बौद्ध धर्म में एक प्रमुख तत्व है। आप ऐसे व्यवहारों को उनके नकारात्मक पैटर्न जैसे लगातार शिकायत करना, भावनात्मक हेरफेर या अनादर से पहचान सकते हैं। एक बार जब आप इन विशेषताओं को पहचान लेते हैं
तो यह महत्वपूर्ण है कि आप तुरंत और आवेग में प्रतिक्रिया न करें। इसके बजाय एक गहरी सांस लें और अपनी प्रतिक्रिया पर विचार करने के लिए कुछ क्षण लें। सचेतनता का अभ्यास करने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि दूसरों का विषाक्त व्यवहार आपके मूल्य को नहीं दर्शाता है, बल्कि उनकी आंतरिक समस्याओं का प्रतिबिंब है। ज़ेन की शिक्षाओं पर आधारित एक समाधानोन्मुख दृष्टिकोण न केवल नकारात्मकता के नुकसान से बचाता है, बल्कि आपको शांति, लचीलापन और गरिमा से भरे जीवन को सक्रिय रूप से आकार देने की अनुमति भी देता है। याद रखें कि जहरीले लोगों की उपस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं हो सकती है, लेकिन आप उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं यह पूरी तरह से आपके हाथ में है। बौद्ध सिद्धांतों को अपनी दैनिक बातचीत में शामिल करके आप हर कठिन परिस्थिति को भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के अवसर में बदल सकते हैं। ब्रह्मांड की भव्य योजना में जो हमें परिभाषित करता है वह हमारे सामने आने वाली बाधाओं से नहीं, बल्कि यह है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। संक्षेप में, झूठी दयालुता को पहचानने की क्षमता स्वस्थ, प्रामाणिक रिश्तों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। सचेतनता का अभ्यास करना, शारीरिक भाषा को समझना और जोड़ तोड़ तकनीकों के बारे में जागरूकता आपको अपनी भावनाओं को विषाक्तता से बचाने और अधिक प्रामाणिक संबंध बनाने की अनुमति देगी। अगली बार जब आपको लगे कि कुछ सही नहीं है, तो अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और याद रखें कि आपकी ओर बढ़ाया गया हर हाथ हिलाने लायक नहीं है। दृढ़ रहें, क्योंकि आपके आगे का रास्ता केवल आपका है। याद रखें कि आपकी शांति ही आपका मंदिर है। सावधानी और समझदारी से इसकी रक्षा करें। अंत में, हमेशा की तरह मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। विषाक्त लोगों को बेहतर ढंग से पहचानने और अपने रिश्तों में झूठी दयालुता से बचने के लिए आप आज क्या कदम उठा सकते हैं? अपनी आंतरिक शांति और भावनात्मक संतुलन की रक्षा के लिए आप अपने दैनिक जीवन में कौन सी सचेतनता प्रथाओं को शामिल करने जा रहे हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपनी राय साझा करें। आपका अनुभव और विचार अन्य अच्छे लोगों को प्रेरित और उनसे जोड़ सकते हैं। हमें लाइक करना और नोटिफिकेशन सक्रिय करके सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली शिक्षाओं को न चुकें। यदि आप हमारी यात्रा के अंत तक पहुंच गए हैं, तो टिप्पणियों में यह वाक्यांश लिखें कि मैं अपने जीवन में सचेत रूप से चलता हूं। अगली बार तक मेरे प्यारे दोस्तों,